बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ कशिश मिड्डा फ्रॉम केएम अकेडमी। तो जो हमारी सीरीज चल रही थी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन सीरीज, उसके अंदर हम 11th बायो के 4 यूनिट हम कवर कर चुके हैं, यानी कि 13 चैप्टर्स हम कवर कर चुके हैं। और आज जो हम यूनिट शुरू करने वाले दैट इज यूनिट 5 ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है, जिसके अंदर हमको पढ़ने हैं क्या, 6 चैप्टर पढ़ने हैं, दैट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मतलब फर्स्ट के अंदर हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन, सेकंड के अंदर हम पढ़ेंगे सर्कुलेशन, थर्ड के अंदर हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन, देन हम पढ़ेंगे लोकोमोशन। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और उसके बाद केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो शुरू करते हैं इसको। कई बार इस पैराग्राफ में से जो इंट्रो का हमारे पास पैराग्राफ होता है उसमें से भी क्वेश्चन बना देते हैं। तो सबसे पहले इसको कवर करते हुए चलते हैं। द रिडक्शनिस्ट अप्रोच टू स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म रिजल्ट करती है, इंक्रीज करती है यूज ऑफ फिजियोकेमिकल कॉन्सेप्ट को एंड टेक्निक्स को। मेजॉरिटी ऑफ दिस स्टडीज जो है एम्प्लॉयड आइदर सर्वाइव करती है टिश्यू मॉडल और स्ट्रेट अवे सेल फ्री सिस्टम शो करती हैं। एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज जो है रिजल्ट करती है इन मोलिकुलर बायोलॉजी के अंदर। मोलिकुलर फिजियोलॉजी की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो हमारे पास ऑलमोस्ट सिनोनियम्स होती है विद बायोकेमिस्ट्री एंड बायोफिजिक्स के साथ। However, it is now being increasingly realized that neither a purely organism approach nor a purely reductionist molecular approach, ना तो वो प्योरली ऑर्गेनिज्म के बारे में है और ना ही वो प्योरली मोलिकुलर के बारे में है। रिवील करता है ट्रूथ अबाउट बायोलॉजिकल प्रोसेस और लिविंग फिनोमिना के बारे में। सिस्टम्स बायोलॉजी मेक्स अस बिलीव दैट ऑल लिविंग फिनोमिना जो है एमर्जेंट प्रॉपर्टीज होती हैं ड्यू टू इंटरेक्शन अमंग कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम अंडर study. Then a regulatory network of molecules, supramolecular assemblies, cells, tissue, organisms, and indeed करता है population and communities को। Each create करता है emergent properties. In the chapters under this unit, major human physiological processes like exchange of gases, blood circulation, locomotion and movement जो है described हुई हैं in cellular and molecular terms के अंदर। Most द लास्ट 2 चैप्टर जो है पॉइंट करते हैं कोऑर्डिनेशन के बारे में और रेगुलेशन ऑफ बॉडी इवेंट्स के बारे में ऑर्गेनिज्म के लेवल पे। इसके बाद जो साइंटिस्ट आ जाते हैं हमारे पास दैट इज अल्फोंसो कोर्टी, जिनकी बर्थ हुई थी 1822 में और डेथ हुई थी 1888 में। तो अल्फोंसो कोर्टी जो है इटालियन एनाटोमिस्ट थे, बोर्न हुए थे 1822 के अंदर। कोर्टी बैगन इज साइंटिफिक करियर स्टडिंग किया था इन्होंने द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ रेप्टाइल्स के बारे में। लेटर ये टर्न हो गए थे अटेंशन टू द मेमेलियन ऑडिटोरी सिस्टम की तरफ बात की इन्होंने। 1851 के अंदर इन्होंने पब्लिश किया ए पेपर डिस्क्राइब कर रहा था स्ट्रक्चर लोकेटेड इन द बेसिलर मेम्ब्रेन ऑफ द कोक्लिया, जो कि कंटेन कर रहा था हेयर सेल्स, जो कि कन्वर्ट हो जाती है साउंड वाइब्रेशंस के अंदर इनटू नर्व इंपल्स द ऑर्गन ऑफ कोर्टी। और इनकी डेथ हो गई थी 1888 के अंदर। चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर 14 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अलग अलग पॉइंट्स पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स देखेंगे, मैकेनिज्म देखेंगे, फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखेंगे, ट्रांसपोर्ट देखेंगे, रेगुलेशन देखेंगे और फिर डिसऑर्डर देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के। तो शुरू करते हैं। एज यू हैव रीड अर्लियर, ऑक्सीजन जो है यूटिलाइज होती है बाय द ऑर्गेनिज्म, इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन होता है सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड्स के अंदर। डिराइव करते हैं एनर्जी टू परफॉर्म करते हैं वेरियस एक्टिविटीज। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है विच इज हार्मफुल होती है इज ऑल्सो रिलीज होती है ड्यूरिंग द अबव कैटाबोलिक रिएक्शंस के अंदर। देयरफॉर एविडेंट होती है दैट O2 हैज टू बी कंटिन्यूअसली प्रोवाइड होती है टू द सेल्स एंड CO2 जो है प्रोड्यूस्ड होती है बाय द सेल्स हैव टू बी रिलीज्ड आउट। दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड होती है बाय द सेल्स। जिस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, ब्रीदिंग बोल देते हैं, कि O2 का CO2 से हमारे पास क्या होता है, एक्सचेंज होता है, कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन। प्लेस योर हैंड्स ऑन योर चेस्ट। जब हम हमारे चेस्ट पे हाथ रखते हैं तो हम फील करते हैं कि चेस्ट क्या हो रही है, मूव हो रही है अप एंड डाउन। यू नो दैट इट इज ड्यू टू ब्रीदिंग, की ये ब्रीदिंग की वजह से हो रहा है। हाउ डू वी ब्रीथ, कि हम ब्रीथ कैसे करते हैं। द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग जो है डिस्क्राइब होएगा इन द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ दिस चैप्टर। तो फर्स्ट मेजर टॉपिक पे आ जाते हैं हम, दैट इज रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग जो है वेरी करता है अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स के अंदर। डिपेंड होता है मेनली ऑन देयर हैबिटेट कैसा है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। लोअर इनवर्टिब्रेट्स लाइक स्पॉन्जीज, सिलेंट्रेट्स, फ्लैटवर्म्स एक्सेट्रा जो है एक्सचेंज करते हैं
O2 with CO2 by simple diffusion से over their entire body surface. Earthworm use their moist जो उसकी क्यूटिकल होती है उसको यूज करते हैं, एंड इंसेक्ट हैव नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स उसके पास प्रेजेंट होती है जिसको क्या बोलते हैं ट्रैकियल ट्यूब्स बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट करता है एटमॉस्फेरिक एयर का विद इन द बॉडी। स्पेशल वैक्यूलराइज्ड स्ट्रक्चर्स जिसको क्या बोल देते हैं गिल्स बोलते हैं। देन है जो गिल्स हैं वो यूज होते हैं बाय द मोस्ट ऑफ द एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क, वेयरएज वैक्यूलराइज्ड बैग्स जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं जिसके अंदर बैग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे दैट इज कॉल्ड लंग्स, जो कि यूज होते हैं बाय द टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए यूज होते हैं। अमंग वर्टिब्रेट्स फिश जो है वो यूज करते हैं गिल्स, वेयरएज एम्फीबियंस रेप्टाइल्स बर्ड्स मैमल्स रिस्पायर करते हैं ड्यूरिंग थ्रो लंग्स। देन एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स जो है वो रेस्पायर करते हैं थ्रू देयर मोइस्ट स्किन, स्किन के थ्रू इनको क्या मिलता है रेस्पिरेशन होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास सब टॉपिक आ जाता है दैट इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हम पढ़ते हैं वी हैव ए पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल प्रेजेंट है जो कि आउटर में ओपनिंग होती है अबव द अपर लिप्स के ऊपर जो ओपनिंग प्रेजेंट होती है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है नेसल चैम्बर, थ्रू द नेसल पैसेज आ जाता है। नेसल चैम्बर ओपन करता है फेरिंग्स के अंदर, फेरिंग्स के बाद हमारे पास पोर्शन होता है कॉमन पोर्शन होता है जो कि फूड और एयर का, ठीक है। द फेरिंग्स ओपन होता है थ्रू द लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्रैकिया, लैरिंग्स जो है कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है, हेल्प करता है साउंड प्रोडक्शन के लिए जिसको हम साउंड बॉक्स भी बोल देते हैं। ड्यूरिंग स्वेलोइंग ग्लोटिस जो है कैन बी कवर्ड होता है थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप से कवर्ड होता है जिसको एपिग्लोटिस बोलते हैं, प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंग्स के अंदर। ट्रैकिया जो है स्ट्रेट ट्यूब होती है, एक्सटेंड करती है अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी जो कि डिवाइड करती है एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा के अंदर इनटू ए राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर। ब्रोंकाई के बाद डिवाइड करने के बाद ईच ब्रोंकाई जो है अंडरगो करती है रिपीटेड डिवीजन शो करती है, फॉर्म करती है सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई, एंड ब्रोंक्यूल्स जो है एंडेड अप होते हैं इन वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के अंदर। देन है द ट्रैकिया प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई जो है इनिशियल ब्रोंक्यूल्स एंड सपोर्टेड होती है बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स। ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल जो है राइज करते टू ए नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर वॉल्ड एंड वैस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम एल्वियोलाई बोल देते हैं। देन है द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई जो है कंप्राइज करती है लंग्स को। वी हैव टू लंग्स हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं जो कि कवर्ड होते हैं बाय डबल लेयर्ड प्लूरा विद प्लूरल फ्लूइड बिटवीन देम जो कि रिड्यूस करते हैं फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस। द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन जो है इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द थोरेसिक के क्लोज कॉन्टैक्ट में प्रेजेंट होती है। अब जब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के तो इसके अंदर क्या क्या है हमारे पास। फर्स्टली है जो एपिग्लोटिस प्रेजेंट है, लैरिंग्स का रास्ता प्रेजेंट है, लैरिंग्स के रास्ते से होते हुए जो रेस्पायर यानी ऑक्सीजन है जो ट्रैकिया के अंदर आती है, ट्रैकिया से ब्रोंकस के अंदर डिवाइड हो जाती है, ठीक है। ब्रोंकस में आने के बाद अलग अलग पार्ट्स में क्या होती है चल जाती है, वही ब्रोंक्यूल के रास्ते क्या कहाँ तक पहुंचती है एल्वियोलाई तक पहुंचती है। एल्वियोलाई लंग्स के जो कॉर्नर पे जो येलो कलर के अंदर लेयर दिख रही है दैट इज प्लूरल मेम्ब्रेन इसको बोला जाता है, और आउटर में क्या है कट एंड ऑफ रिब्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। नीचे क्या है डायफ्राम प्रेजेंट है कि जब हम इनहेल करते हैं तो डायफ्राम क्या होता है नीचे की तरफ निकल जाता है मतलब स्वेल अप हो जाता है, और जब हम एक्सहेल कर देते हैं तो डायफ्राम वापस ऊपर की तरफ चला जाता है और श्रिंक हो जाता है। इनर प्लूरल मेम्ब्रेन इसके अंदर प्रेजेंट होती है, कॉन्टैक्ट होती है लंग सरफेस के साथ। पार्ट स्टार्ट करता है एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से अप टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स कंस्टिट्यूट करता है कंडक्टिंग पार्ट वेयर एज एल्वियोलाई एंड देयर डक्ट्स फ्रॉम द रेस्पिरेटरी एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम में काम करते हैं। कंडक्टिंग पार्ट जो है ट्रांसपोर्ट करता है एटमॉस्फेरिक एयर को टू द एल्वियोलाई, क्लियर करता है फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स है, ह्यूमिडिफाइज करता है एंड ऑल्सो ब्रिंग करता है एयर टू द बॉडी एंड टेम्परेचर की उसको बॉडी टेम्परेचर के बराबर कर देता है। एक्सचेंज पार्ट इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन करता है ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर। देन है द लंग्स जो है सिचुएटेड होते हैं इन द थोरेसिक चैम्बर के अंदर जो कि एनाटोमिकली एंड एयर टाइट चैम्बर की तरह रहते हैं। द थोरेसिक चैम्बर जो है फॉर्म्ड होता है डोर्सली बाय द वर्टेब्रल कॉलम, वेंट्रली बाय द स्टर्नम, लेटरली बाय द रिब्स एंड ऑन द लोअर साइड बाय द
डोम शेप्ड डायफ्राम। Then the anatomical setup of lungs जो है in thorax के अंदर is such that any change in the volume of the thoracic cavity will be reflected in the lung के अंदर दिखाई देती है। Such an arrangement जो है essential होती है breathing के लिए as we cannot directly alter the pulmonary volume। इसके बाद है रेस्पिरेशन इन्वॉल्व करता है फॉलोइंग स्टेप्स को। ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन होता है बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर जो है ड्रॉ इन हो जाती है एंड CO2 रिच एल्वियोलर एल्वियोलर एयर जो है रिलीज आउट हो जाती है। ठीक है। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होता है अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होता है बाय द ब्लड। डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 होता है बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज एंड यूटिलाइजेशन ऑफ O2 होता है बाय द सेल्स फॉर कैटाबोलिक रिएक्शन एंड रिजल्टेंट रिलीज होता है ऑफ CO2। इसके बाद है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मैकेनिज्म क्या है? ब्रीदिंग इन्वॉल्व करती है टू स्टेजेस को। इंस्पिरेशन ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेरिक एयर जो है ड्रॉ इन हो जाती है और एक्सपिरेशन जिसमें क्या होती है रिलीज आउट हो जाती है। मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग द प्रेशर। प्रेशर की वजह से होता है जो कि लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में काम करता है। इंस्पिरेशन जो है अकर होता है इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स जो है लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, मतलब कि अगर बाहर से कम प्रेशर है ना अंदर तो वो क्या होगा? इंस्पायर होगा। ठीक है। एंड देयर इज ए नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। सिमिलरली एक्सपिरेशन टेक्स प्लेस व्हेन द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है, जो अंदर का प्रेशर है वो हाइयर होगा देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो क्या कर देगा? एक्सपिरेशन कर देगा, यानी कि जो एक्सहेल कर देगा। ठीक है, एयर को निकाल देगा। डायफ्राम डायफ्राम जो है स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स होता है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल होता है बिटवीन द रिब्स। हेल्प करता है जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट्स के अंदर। इंस्पिरेशन जो है इनिशिएट होता है बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम विच इंक्रीज करता है द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर को इन द एंट्रो पोस्टीरियर एक्सिस। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो है लिफ्ट अप करता है रिब्स को एंड द स्टर्नम, जो कि कोज करता है एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक चैम्बर इन द डोर्सोवेंट्रल एक्सिस के अंदर। तो डायफ्राम ये पूरा डायग्राम से दिखा रहा है कि एयर जो है एंटर हुई लंग्स के अंदर, तो ये क्या हुआ? लंग पूरा क्या हो गया? स्वेल अप हो गया। डायफ्राम जो है वो नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ थोरेक्स क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। द ओवरऑल इंक्रीज होती है थोरेसिक वॉल्यूम के अंदर, जो कि कोज करता है सिमिलर इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम के अंदर। एंड इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज करता है इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर को टू लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि फोर्स करता है एयर को फ्रॉम आउटसाइड टू मूव इनटू द लंग्स, जैसे कि इंस्पिरेशन। रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम की बात करें तो इंटरकोस्टल मसल्स होती है, रिटर्न करती है डायफ्राम को स्टर्नम को टू देयर नॉर्मल पोजीशन के अंदर, रिड्यूस करता है थोरेसिक वॉल्यूम को देयर बाय द वॉल्यूमनरी पल्मोनरी वॉल्यूम। दिस लीड करता है इंक्रीज करता है इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर को स्लाइटली अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि कोज करता है एक्सपल्शन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स, जैसे कि एक्सपिरेशन। के अंदर क्या हुआ? पहले के अंदर जो मैंने बताया था ऑक्सीजन अंदर आई ना तो वो स्वेल अप हो गया, लेकिन यही जब इसकी जो ऑक्सीजन जो गैस है वो बाहर निकल रही है, एक्सपिरेशन की प्रोसेस हो रही है, तो क्या हुआ? वॉल्यूम ऑफ थोरेक्स डिक्रीज हो गया, डायफ्राम जो था वो रिलैक्स हो गया और स्टर्नम जो है और रिब्स जो है वो नॉर्मल पोजीशन के अंदर आ गई, एयर एक्सपेल हो गई। ठीक है। वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ एंड ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन को, उसकी स्ट्रेंथ हमारे हाथ में होती है, हम उसको बढ़ा भी सकते हैं कम भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स इन द एब्डोमेन। ऑन एन एवरेज ए हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ जो है वो 12 से 16 मिनट टाइम्स पर मिनट होती है। इसको हाईलाइट कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पर मिनट 12 से 16 टाइम्स क्या होती है? ब्रीद होती है। ठीक है, नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन के अंदर। द वॉल्यूम ऑफ एयर जो है इन्वॉल्व होती है इन ब्रीदिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड होती है बाय यूजिंग स्पायरोमीटर, जो कि हेल्प करती है इन क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शंस। इसके बाद सब टॉपिक इसके अंदर जो आ जाता है दैट इज रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। तो टाइडल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड, मतलब कि जो वॉल्यूम ऑफ एयर हम इंस्पायर कर रहे हैं या फिर एक्सपायर कर रहे हैं ड्यूरिंग ए नॉर्मल रेस्पिरेशन के अंदर, वो कितनी होती है? अप्रोक्सीमेट 500 ml होती है। ये हेल्दी मैन कैन इंस्पायर एंड एक्सपायर अप्रोक्सीमेटली 6000 से लेके 8000 ml तक पर मिनट हम क्या करते हैं? इंस्पायर और एक्सपायर करते हैं। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करें जिसको IRV भी बोलते हैं, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन जो है इंस्पायर करता है बाय फोर्सिबल इंस्पिरेशन से 2500 ml से लेके 3000 ml तक कर सकते हैं। एक्सक्रेटरी
एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करें कि भाई एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर होती है जो पर्सन एक्सपायर करता है फोर्सिबल, मतलब कि जोर लगा के जो गैस अंदर से निकाली जा रही है वो क्या है, एवरेज उसका क्या होगा 1000 से 1100 ml तक होता है। इसके बाद आ जाता है रेसिडुअल वॉल्यूम जिसको आरवी भी बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि लंग्स के अंदर रह जाती है इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन, मतलब कि जोर लगा के हमने पूरी ऑक्सीजन निकाल भी दी लेकिन फिर भी जो ऑक्सीजन अंदर बची हुई है वो कितनी होती है, दैट इज 1100 ml से लेके 1200 ml तक। देन है बाय एडिंग अप ए फ्यू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स डिस्क्राइब्ड अबव वन कैन डिराइव करते हैं वेरियस पल्मोनरी कैपेसिटीज को विच कैन बी यूज्ड इन क्लिनिकल डायग्नोसिस के अंदर इनको यूज किया जाता है। इसके बाद है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि एक पर्सन जो है इंस्पायर कर सकता है आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, दिस इंक्लूड्स टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब कि टीवी प्लस में आईआरवी का इक्वेशन बनती है, ये एग्जाम्स के अंदर मेजरली पूछी जाती है। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टीवी टाइडल वॉल्यूम प्लस में जो हमने एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था वो कर देते हैं। देन है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी जिसको एफआरसी से शो करते हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद लंग्स के अंदर रह जाती है उसको बोलते हैं, जो कि हम ईआरवी प्लस आरवी करके निकाल सकते हैं। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपिरेशन, मतलब फोर्स्ड एक्सपिरेशन के बाद जो मैक्सिमम वॉल्यूम जो पर्सन ब्रीथ कर सकता है उसको हम बोलते हैं, जो कि इंक्लूड करता है ईआरवी टीवी आईआरवी को, और द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर ए फोर्स्ड इंस्पिरेशन। देन टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होती है तो उसके लिए हम बोलते हैं आरवी ईआरवी टीवी एंड आईआरवी। इसके बाद नेक्स्ट जो आ जाता है हमारे पास दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसके अंदर क्या बता रहा है कि एल्वियोलाई जो है प्राइमरी साइट्स होती है ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस आल्सो अकर करता है बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, O2 एंड CO2 जो है एक्सचेंज हो जाते हैं इन दिस साइट्स बाय सिंपल डिफ्यूजन मेनली, जो कि बेस्ड होता है ऑन प्रेशर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। देन solubility of the gases as well as the thickness of the membranes involved होती हैं in diffusion are also some important factors होते हैं जो कि अफेक्ट कर सकते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन को। देन प्रेशर कंट्रीब्यूट करता है बाय एन इंडिविजुअल गैस इन ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, जिसको हम क्या बोल देते हैं, पार्शियल प्रेशर बोल देते हैं, इज रिप्रेजेंट होती है बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 फॉर ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। Partial pressure of these two gases in the atmospheric एयर एंड टू साइड्स ऑफ डिफ्यूजन टेबल दे रखी है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। देन द डाटा गिवन इन द टेबल क्लियरली इंडिकेट करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को फॉर ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोलाई टू ब्लड एंड ब्लड टू टिश्यू सिमिलरली। तो रेस्पिरेटरी गैस O2 की अगर हम बात करें तो एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर होता है 159, एल्वियोलाई के अंदर 104, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 एंड ऑक्सीजनेटेड के अंदर 95, टिश्यू के अंदर 40। CO2 की बात करें एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर 0.3, एल्वियोलाई में 40, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 45, ऑक्सीजनेटेड में 40 एंड टिश्यूज के अंदर 45। देन ये पूरा डायग्राम दिखा रही है कैसे इंस्पायर्ड हो रही है, इंस्पायर्ड होके कैसे ये अंदर की तरफ जा रही है और अलग अलग पार्ट से निकलते हुए CO2 को रिमूव कर रही है। नया ग्रेडियंट इज प्रेजेंट होता है CO2 के अंदर इन द अपोजिट डायरेक्शन के अंदर फ्रॉम टिश्यूज टू ब्लड एंड ब्लड टू एल्वियोलाई। एज द solubility of CO2 जो है हमारे पास 20 to 25 टाइम्स हायर होती है देन दैट ऑफ O2, द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कैन डिफ्यूज करता है थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस करता है इन पार्शियल प्रेशर इज मच हायर कंपेयर्ड होती है इज दैट ऑफ O2। देन द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो है बनी होती है थ्री मेजर लेयर्स से, जो कि होती है थिन स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई एंड एंडोथेलियम ऑफ alveolar capillaries and the basement substance जो है हमारे पास in between them, however its total thickness जो है वो less than a millimeter होती है, therefore all the factors in our body जो है favorable होते हैं for diffusion of O2 from alveoli to tissue and that of CO2 from tissue to alveoli। अंदर alveolar cavity present है, air आ रही है और जा रही है, उसकी प्रोसेस को दिखा रहा है। नेक्स्ट आ गया ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ब्लड जो है मीडियम होता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए फॉर O2 एंड CO2, अबाउट 97% ऑफ O2 जो है ट्रांसपोर्टेड होती है बाय आरबीसीज इन द ब्लड एंड रिमेनिंग 3% ऑफ O2 जो है कैरिड होती है इन डिसॉल्व्ड स्टेट थ्रू द प्लाज्मा। नियरली 20 to 25% ऑफ CO2 जो है ट्रांसपोर्टेड होती है बाय आरबीसीज whereas 70% ऑफ इट इज कैरिड होती है एज बाइकार्बोनेट। अबाउट 7% जो है CO2 कैरिड होती है इन ए डिसॉल्व्ड स्टेट थ्रू प्लाज्मा।
इसके बाद है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन जो है रेड कलर्ड और आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है, प्रेजेंट होता है आरबीसीज के अंदर। O2 कैन बाइंड कर सकते हैं विद हीमोग्लोबिन इन ए रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है कैरी करता है मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 बाइंड करता है ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरली रिलेट करती है टू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर आर द अदर फैक्टर्स होते हैं जो कि इंटरफेयर करते हैं विद दिस बाइंडिंग। ए सिग्मोइड कर्व जो ऑब्टेन होता है व्हेन परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद O2 जो है प्लॉटेड होती है अगेंस्ट द PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। जिस कर्व को हम क्या बोल देते हैं, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बोल देते हैं, जो कि ऐसा कुछ दिखाई देता है। ठीक है, हाईली यूजफुल होता है स्टडिंग करने के लिए इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स लाइक पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, H प्लस concentration etc on binding of O2 with hemoglobin in the alveoli where there is high partial pressure of O2 होता है और low partial pressure of CO2 होता है। lesser H positive concentration and lower temperature the factors जो हैं are all favorable for the formation of oxyhemoglobin, whereas in the tissues where low partial pressure of O2 होता है, high partial pressure of CO2 होता है, हाई एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन होती है और हायर टेम्परेचर एग्जिस्ट करता है। द कंडीशंस जो है फेवरेबल होती हैं फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द हीमोग्लोबिन। दिस क्लियरली इंडिकेट करता है दैट O2 गेट्स बाउंड टू द हीमोग्लोबिन इन द लंग सरफेस एंड गेट्स डिसोसिएटेड एट द टिश्यूज। एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर होता है अराउंड 5 ml ऑफ O2 टू द टिश्यूज अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस के अंदर। देन ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 जो है कैरिड होती है बाय हीमोग्लोबिन एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। दिस बाइंड करते हैं रिलेट करते हैं टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 जो है मेजर फैक्टर होता है विच कुड अफेक्ट कर सकता है दिस बाइंडिंग को। व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो है हाई होगा एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 लो होगा एज इन द टिश्यू, मोर बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर करता है। वेयर एज व्हेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो है वो लो होगा और पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 है जो हाई होगा एज इन द एल्वियोलाई, डिसोसिएशन ऑफ CO2 फ्रॉम कार्बामिनो हीमोग्लोबिन टेक्स प्लेस। एग्जाम्पल है CO2 जो है बाउंड करती है टू हीमोग्लोबिन फ्रॉम द टिश्यू जो डिलीवर्ड करता है एट द एल्वियोलाई। आरबीसीज कंटेन करते हैं वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंड माइन्यूट क्वांटिटीज ऑफ द सेम इस प्रेजेंट होती है प्लाज्मा के अंदर। दिस एंजाइम फैसिलिटीज द फॉलोइंग रिएक्शन इन बोथ डायरेक्शन के अंदर। देन एट द टिश्यू साइड वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो है हाई होता है ड्यू टू कैटाबोलिज्म, CO2 डिफ्यूज करता है इनटू ब्लड एंड फॉर्म करता है HCO3 नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। एट द एल्वियुलर साइट वेयर PCO2 जो है लो होता है, रिएक्शन प्रोसीड करती है इन द अपोजिट डायरेक्शन, लीड करती है फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड H2O। द CO2 जो है ट्रैप्ड हो जाती है एज बाइकार्बोनेट एट द टिश्यू लेवल एंड ट्रांसपोर्ट करता है टू द एल्वियोलाई, रिलीज आउट करता है CO2 का। एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है डिलीवर होता है अप्रोक्सीमेटली 4 ml ऑफ CO2 टू द एल्वियोलाई। नेक्स्ट आ जाता है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ह्यूमन बींग्स जो है उसके पास सिग्निफिकेंट एबिलिटी होती है मेंटेन करने के लिए, मॉडरेट करने के लिए अपने रेस्पिरेटरी रिदम को जो सूट करती है डिमांड ऑफ द बॉडी टिश्यू पे। दिस इज डन होता है बाय द न्यूरल सिस्टम, स्पेशलाइज सेंटर प्रेजेंट होता है इन द मेडुला रीजन के अंदर ऑफ द ब्रेन, जिसको रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर भी बोलते हैं। इस प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर दिस रेगुलेशन। अनदर सेंटर प्रेजेंट होता है इन द पोन्स रीजन ऑफ द ब्रेन, जिसको हम न्यूमोटॉक्सिक सेंटर बोलते हैं, कैन मॉडरेट करता है फंक्शंस ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। न्यूरल सिग्नल होते हैं फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस करता है ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन को एंड देयर बाय ऑल्टर करता है रेस्पिरेटरी रेट को। एक कीमोसेंसिटिव एरिया प्रेजेंट होता है, सिचुएट होता है, एडजेसेंट करता है टू द रिदम सेंटर को, व्हिच इज हाईली सेंसिटिव होता है टू CO2 एंड हाइड्रोजन आयंस, इंक्रीज करता है। दिस सब्सटेंस कैन एक्टिवेट करता है सेंटर को, which in turn can signal करता है the rhythm center to make necessary adjustments in the respiratory process के अंदर, by which this substance can be eliminate हो जाता है। respirators receptors associate करता है with aortic arch and carotid artery, also can recognize करता है changes in CO2 and H positive concentration and send करता है necessary signals to the rhythm center for remedial actions। the role of oxygen in the regulation of respiratory rhythm जो है quite insignificant होती है। नेक्स्ट है डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आ जाता है हमारे पास। फर्स्ट आता है अस्थमा, जो कि डिफिकल्टी करता है इन ब्रीदिंग, कोजिंग वीजिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन हो जाता है इसके अंदर ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स का। नेक्स्ट आ जाता है एम्फीसीमा, जो कि क्रोनिक डिसऑर्डर होता है इन विच एल्वियुलर वॉल्स जो है डैमेज हो जाती है, ड्यू टू विच रेस्पिरेटरी सरफेस जो है डिक्रीज हो जाती है। वन ऑफ द मेजर कोज होता है सिगरेट स्मोकिंग की वजह से।
ठीक है। देन है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। क्या होता है? इन सर्टेन इंडस्ट्रीज के अंदर स्पेशली दोज इन्वॉल्व करती हैं ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग को, सो मच डस्ट जो है प्रोड्यूस होती है व्हेन द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी कैन नॉट फुल्ली कोप विद द सिचुएशन। लॉन्ग एक्सपोजर जब रहता है हमारे पास, वो इन्फ्लेमेशन लीड करता है ड्यू टू फाइब्रोसिस एंड दिस कोज करता है सीरियस लंग डैमेज। वर्कर इन सच इंडस्ट्रीज शुड वियर प्रोटेक्टिव मास्क। मतलब कि जो लोग जो है इंडस्ट्रीज के अंदर काम करते हैं, पत्थर तोड़ने का काम करते हैं, फिर मिट्टी से रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो उसके नोज के अंदर या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या होता है? इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जो कि फाइब्रोसिस कोज करता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है? लंग डैमेज हो जाते हैं। और इसमें ये बता रहे हैं कि वर्कर्स जो भी ऐसी इंडस्ट्रीज के अंदर काम करते हैं, उनको अपने जो मास्क हैं वो पहन के रखने चाहिए। तो इसके साथ ये चैप्टर भी कवर हो चुका है। इसकी समरी अच्छे से पढ़ लेना। फिर भी अगर कहीं पे कोई इशू आता है, कोई पॉइंट क्लियर नहीं होता है, तो आप कमेंट कर सकते हो और हमारे साथ मेल पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।